कहते हैं परिवार के किसी सदस्य को मौत आ जाती है तो परिवार वालों को दुख तो बहुत होता है। लेकिन दुनिया का कड़वा सच होने की वजह से कहीं ना कहीं परिवार अपने मन को समझा लेता है। लेकिन परिवार का अगर कोई सदस्य अचानक से गायब हो जाए, उसे ढूंढने के लिए हर कोई अपना प्रयास करता है और जब तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती तब तक मन में एक अजीब सी चिंता बनी रहती है कि पता नहीं किस हाल में होगा, कैसा होगा। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसे सुनकर आप पुलिस की तारीफ तो करेंगे ही, या यूं कहा जाए कि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित सांगवान आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन की है। 27 अप्रैल 2024 की रात रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर असलम खान व एएसआई हरि सिंह त्रिपाठी प्लेटफॉर्म पर आने जाने वालों की जांच पड़ताल कर रहे थे। एक तो बहुत ही बिजी स्टेशन, ऊपर से लोकसभा इलेक्शन का दौर चल रहा। ये सभी अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभा रहे थे और नजर रख रहे थे कि कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही जिससे कोई क्राइम हो। सब इंस्पेक्टर असलम खान और एएसआई हरिशंकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जांच कर रहे थे तो उनकी नजर दूर रखे एक कूड़ेदान पर जाती है और देखते हैं कि एक भिखारी कूड़ेदान के अंदर बार बार हाथ डालता और पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक जो भी मिलता उसे निकालता और उससे बची हुई बूंद बूंद या फिर एक आध घूंट जो बची होती उसे पीकर वापस उस डस्टबिन में डाल देता। अब जैसे ही इन दोनों पुलिस अफसर की नजर उस पर जाती है तो वह अपनी इंसानियत निभाते हुए प्लेटफॉर्म पर बनी हुई कैंटीन से एक पानी की बोतल लेकर उस भिखारी को जाकर देते हैं, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में हर कोई इंसान हाल बेहाल है। भिखारी ने उस पानी की बोतल को पीने के बाद बड़े बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में उन पुलिस ऑफिसर को थैंक यू वेरी मच सर कहा। इस पर उन दोनों पुलिस वालों का ध्यान उस पर जाता है। फिर देखते हैं कि एक भिखारी ने बड़ी अजीब तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, दाढ़ी और सर के बाल बड़े दिखाई दे रहे हैं जिससे अजीब लग रहा है। वहीं दूसरी ओर इतनी शानदार तरीके से इंग्लिश बोल रहा है। उसने न सिर्फ 2-4 शब्द बोले बल्कि अब वह उनसे बड़े सलीके से बातचीत करता है। रेलवे पुलिस अफसर इस पर चौकन्ना हो जाते हैं, कहीं कोई अधिकारी अपना भेष बदलकर कोई जांच पड़ताल करने तो नहीं आया हुआ। तभी इंस्पेक्टर असलम खान कहते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो? भिखारी तो लगते नहीं। भिखारी कहता है कि मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं औरैया जिले के समायन गांव का रहने वाला हूं। इस पर पुलिस वाले उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, अच्छे खासे तो हो, तुम क्यों नहीं कुछ काम करते? तो लड़का कहता है कि साहब मेरी बड़ी अजीब कहानी है जिसे अगर आप सुनोगे तो शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। इस पर सब इंस्पेक्टर असलम खान और एएसआई हरिशंकर एक दूसरे को देखते हुए उसे अपने साथ लेकर रेलवे पुलिस थाने लेकर आ जाते हैं। पहले तो उसे कुछ खाने को देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि अब बताओ तुम्हारी आखिर कहानी क्या है। तो लड़का कहता है कि मैं औरैया जिले के समायन गांव का रहने वाला हूं। 26 जून 2022 को 2 साल पहले घर पर पैसों की जरूरत थी तो मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए गांव से दूर लगभग 8 किलोमीटर दूर शहर दूर गया था। पहले तो एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की तो निकाल नहीं पा रहे। फिर मैं बैंक में अपने एक दोस्त के पास गया और उससे कहा कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, पैसे एटीएम से निकल नहीं रहे हैं, तुम मेरी मदद कर दो। उसने पैसे निकलवाए और मैं पैसे लेकर वापस अपने गांव आने की लिए किसी सवारी के इंतजार में खड़ा था, लेकिन काफी देर तक कोई टेम्पो या बाइक या स्कूटर कुछ भी नहीं आता। ऐसे में दूर से एक कार आती दिखाई दी तो मैंने उसे इशारा देते हुए लिफ्ट लेने की कोशिश की ताकि मैं अपने गांव पहुंच सकूं। गाड़ी मेरे पास आकर रुकती है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे जो अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। उनको हिंदी और इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही थी और उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं उन्हें आगे तक छोड़ने के लिए कहता हूं तो वह इशारों से वह मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। वह भी कुछ खा रहे थे, उन्होंने मुझे खाना मेरी तरफ देते हुए इशारे से खाने के लिए पूछा तो उसमें से थोड़ा सा मैंने भी खा लिया। अचानक से इसके बाद मुझे नींद आने लगती है और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने आप को एक बदबूदार टॉयलेट में पाता हूँ। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ तो वह भी खुल नहीं रहा था। मैं अपनी जेबों में अपना मोबाइल देखता हूँ तो ना मोबाइल था, ना एटीएम, ना पैसे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं चिल्ला रहा था तो कोई मुझे जवाब भी नहीं दे रहा था। वहां पर इतनी बदबू थी कि मेरे बार बार शोर करने पर एक आदमी दरवाजा खोलता है और कुछ बोलते हुए मुझे पीटने लग जाता है।
मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे ना तो वहां से बाहर निकाला जा रहा था और ना ही कुछ खाने और पीने को दिया जा रहा था। मैं कुछ कहता हूं तो बस मेरी पिटाई कर दी जाती। फिर एक आदमी अंदर आया और मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मुझे बड़ी अजीब सा नशा होने लगा और मैं बेहोश हो गया। मुझे जब नशा हल्का होने लगता तो मैं कुछ कहता बोलने के लिए या मैं अपना खाना मांगता तो मुझे दोबारा से इंजेक्शन लगा देते थे। अब उन्होंने मुझे एक बंद कमरे में बंद कर दिया था। वो जब कभी भी कमरे में आके कुछ कहते तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, क्योंकि वो एक अलग ही भाषा बोल रहे थे। मुझे आखिरकार कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और मुझे यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है। कभी थोड़ा बहुत खाना देते, नहीं तो मुझे बार बार पीटते देते। बाद में मुझे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में लेकर गए और मुझे काम पर लगा दिया। वहां पर और भी लोग काम कर रहे थे और उनके आदमी निगरानी के लिए बैठे रहते थे। वहां से भागना भी बड़ा मुश्किल था। दिन में कभी कभी वह इंजेक्शन लगा देते, जिससे एक अजीब सा नशा बना रहता था। धीरे धीरे लगभग एक साल गुजर जाता है। मैं एक अलग ही दुनिया में रह रहा था। ना तो वहां पर कोई जानने वाला था, ना कोई दोस्त। अक्सर रात को सोने से पहले वो उस इंजेक्शन को लगा देते थे, जिससे होश ही नहीं रहता था। लेकिन अब एक साल गुजरने आने के बाद तो अब तो उस इंजेक्शन ने भी कम काम करना शुरू कर दिया था। मुझे तो कुछ नशा ही नहीं होता था। अक्सर रात में आंखें खुली रहती थी। मैं एक दिन टॉयलेट जाने के बहाने वहां से निकलता हूं और इस बिल्डिंग से निकलकर भाग जाता हूं। यह मौका भी मुझे इसीलिए मिल गया क्योंकि वह लोग पुराने मजदूरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। मैं भागते भागते एक ट्रेन की पटरी पर पहुंच जाता हूं और पटरी के साथ साथ चलता रहता हूं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं। चलते चलते मुझे सुबह हो जाती है तो एक रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। वहां पर मुझे स्टेशन का नाम भी समझ नहीं आ रहा था। शायद साउथ की साइड का था, इसीलिए वहीं की भाषा में लिखा हुआ था। मेरे पास ना तो पैसे थे और ना मुझे समझ आ रहा था कि मुझे किस ओर जाना है। मुझे बस एक बात समझ आ रही थी कि मुझे यहां से निकलना है, चाहे कुछ भी हो। स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। मैं उस ट्रेन में बैठ जाता हूँ। ट्रेन कोलकाता जा रही थी। कोलकाता से वापस बिहार की ट्रेन में बैठ जाता। मेरी इस खराब वेशभूषा के कारण, भिखारी दिखने की वजह से मुझे कोई टिकट भी नहीं पूछ रहा था। जो खाने को मिल रहा था वह खा रहा था। इस तरीके से न जाने कितनी ट्रेनें बदलते हुए आज कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। मुझे भूख प्यास लगी थी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के कूड़ेदान में कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहा था कि तभी आपने मुझे पानी की बोतल दी। यह सब सुनने के बाद सब इंस्पेक्टर असलम खान कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे परिवार के या किसी जानने वाले का कोई मोबाइल नंबर वगैरह याद हो तो हमें बताओ। तो वह सोचने लग जाता है और काफी देर सोचने के बाद फिर अपने एक चचेरे भाई रविंदर का नंबर देता है। सब इंस्पेक्टर असलम खान उस नंबर को मिलाकर रविंदर से महावीर के बारे में पूछते हैं तो वह उल्टा उनसे ही पूछने लग जाता है कि आप कौन बोल रहे हैं और आपको उसके बारे में कैसे पता। तो सब इंस्पेक्टर उसे वीडियो कॉल करता है और रविंदर पहले तो महावीर के बड़े बाल और दाढ़ी की वजह से पहचान नहीं पाता, लेकिन जब दोनों भाइयों की आपस में बात होती है तो रविंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने भाई को पहचान चुका था और रविंदर पुलिस वालों को कहता है कि हम तो जैसे उम्मीद ही खो चुके थे, आप इसे अपने पास ही रखना, हम कानपुर स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। रविंदर स्टेशन पर पहुंचता है और महावीर को गले लगा लेता है और बताता है कि हमने तो इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा रखी थी, लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं लग पा रहा था और आज देखो यह एकदम से हमें मिल गया। इन पुलिस वालों की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि इन्हीं की इंसानियत की वजह से एक युवक 2 साल बाद अपनी विधवा मां से मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस अब महावीर से जानकारी जुटा रही है। जिन्होंने भी इस तरीके से अपहरण किया था वह पूरा गिरोह है। तो यह थी आज की कहानी। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना व परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में फैली बुराइयों को आपके सामने लाना है। कल फिर एक मुलाकात होगी एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।